हेलो डियर स्टूडेंट, टीपीएस स्कूल की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एक रणनीति के अनुसार, एक योजना के अनुसार चलाई जा रही हैं और आपको एक लक्ष्य बनाकर इन ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। बिना लक्ष्य के, बिना योजना के आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। रणनीति, सबसे पहले मैं रणनीति की बात करूँगा। पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन मैं आपको करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनें। रणनीति, देखिए सबसे पहले रणनीति की बात करता हूँ। रणनीति 2020 और 2021। अब ध्यान से देखिए कि अपन को इस वर्ष करना क्या है, ये रणनीति आपकी होनी चाहिए। और पढ़ना क्या है, पढ़ने के अनुसार आप चलेंगे, एक लक्ष्य बनाकर चलेंगे। आपने देखा होगा एक कक्षा में 100 विद्यार्थी रहते हैं। 100 विद्यार्थियों में से मेरिट किसकी आती है? सिर्फ एक बच्चे की आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो अलग से कुछ करते हैं, वो भीड़ से अलग होकर चलते हैं और आपको भीड़ से अलग होकर चलना है। तो इसलिए भीड़ से अलग होकर चलने के लिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप इनका बड़ी, मुझे पता है कि आप घर पर रहकर बड़े आराम से इनको देख रहे होंगे। ये मत करना कि आप सोते सोते वीडियो देख रहे हैं। बैठ के पेन कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। तुरंत आपके जो भी चीज़ नोट करने की उसको नोट करें, ढंग से ध्यान से पढ़ते रहें। बस ये मेरी शुभकामना है। आज मैं हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए लेकर आया हूँ टीपीएस स्कूल की तरफ से। और ऑनलाइन क्लासेज यदि आपको अच्छी लगे, टॉप क्लास लगे, तो आपको थम्स अप करके बताना है, कमेंट करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्लास 12वीं की कंपलसरी हिंदी में देखिए, स्टूडेंटों को पता तो होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, परंतु ये चीज़ नहीं पता होता कि हमको पढ़ना क्या है। पढ़ने के प्रति आपको एक लक्ष्य बनाकर, एक उद्देश्य बनाकर आपको चलना पड़ेगा। और वही उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रयोजन, एक योजना। बिना योजना के कोई कार्य सफल नहीं होता। जो व्यक्ति लक्ष्य के अनुसार एक लक्ष्य बनाकर अड़िग रहकर अपना काम करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ हिंदी अनिवार्य का जो सिलेबस है उसकी। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारे हिंदी में है, क्या नहीं है, हमको क्या पढ़ना है। उसके अनुसार यदि अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो आपका लक्ष्य आपको जल्दी ही नज़दीक दिखाई देगा कि हमको ये भी क्लियर हुआ, ये भी। और एक बात ध्यान रखना कि जो भी चीज़ है आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसमें पारंगत नहीं हो सकते। पारंगत नहीं होंगे तो आप लक्ष्य से भटक जाओगे। इसलिए सबसे पहले मैं हिंदी व्याकरण की जो आपका टॉपिक है, हिंदी व्याकरण 12वीं क्लास में आपका 16 अंक की जो आती है, 16 अंक का आपका टॉपिक है ये। अब 16 अंक में है क्या चीज़, इसको बता रहा हूँ मैं सबसे पहले विस्तार से। भाई पढ़ते तो बहुत ही रट्टा मारने के लिए बाज़ार में बहुत किताबें हैं, परंतु एक रणनीति, एक योजना के अनुसार पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहली आपकी टॉपिक आता है आपका भाषा, व्याकरण एवं लिपि। ये 2 अंक की आती है, 2 अंक। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है आपका इसमें अलंकार। ये भी 2 अंक के आते हैं। अब अलंकार कौन कौन से हैं वो आपको विस्तार रूप से जब पढ़ाएंगे आपको बताते चलेंगे तुरंत। तीसरा है आपका शब्द शक्ति। ये भी 2 अंक के आते हैं। इसके बाद पद परिचय, ये भी 2 अंक। के बाद आता है आपका पारिभाषिक शब्दावली।
पारिभाषिक शब्द, ये भी 2 अंक के आपके आते हैं। इसके बाद आपका आता है पत्र एवं प्रारूप लेखन, ये भी 2 अंक। और 7वां टॉपिक आपका रह गया निबंध। निबंध ये आपका 4 अंक। तो इस प्रकार ये आपके कुल 16 अंक का जो व्याकरण एवं रचना का जो टॉपिक है उसमें ये आपके सिलेबस में है। फर्स्ट भाषा, व्याकरण, लिपि। दूसरा टॉपिक है आपका अलंकार। तीसरा है आपकी शब्द शक्ति, पद परिचय। चौथा, 5वां है पारिभाषिक शब्दावली। 6वां है पत्र एवं प्रारूप लेखन। और 7वां है आपका निबंध लेखन। 4 अंक। ये सब 2-2 अंक हैं, ये 4 अंक हैं। तो इस प्रकार हमारे 16 अंक। मैं प्रयास करूंगा कि आपके 16 अंक में से 16 अंक मिले। आपका ऑनलाइन क्लासेज में आप प्रारंभ कर रहा हूँ आज से। तो आज से ध्यान रखें, मैंने आपको सबसे पहले सिलेबस बताया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करेंगे तो बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एक लक्ष्य बनाकर तैयारी करें, हमको उस लक्ष्य पर पहुँचना है। तो लक्ष्य के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए ध्यान से और मन को एकाग्रचित करके आप एकदम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखकर इस टॉपिक को नोट करते चलें और मैं आपको समझाता चलूँगा साथ साथ। सबसे पहला टॉपिक अपन का भाषा, व्याकरण, लिपि का आता है। इसको ही लेते हैं। मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि आपके 2 अंक आप जेब में रख लेंगे तुरंत पढ़ाने। ये आपको पता होना चाहिए कि 2 अंक हमारे यहाँ से हमको मिल रहे हैं। तो आपको ये बात क्लियरिटी करूँगा मैं। तो अपन टॉपिक लेते हैं भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा, व्याकरण एवं लिपि। ध्यान से देखें, देखो कोई भी चीज़ हो, एकाग्रचित होकर यदि आप उस काम को करेंगे, कोई भी कार्य हो, तो उसमें मन भी अच्छा लगेगा और अपन को समझ में भी कुछ ज़्यादा आएगा। इसलिए 2 अंक का टॉपिक है आपका। इधर 2 अंक डाल देता हूँ मैं, 2 अंक, जिससे पता रहे कि 2 अंक का टॉपिक है हमारा ये। तो सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं भाषा। भाषा, जो शब्द अपन यहाँ से टॉपिक उठा रहे हैं, भाषा का पता होना चाहिए। भाषा है क्या? भाषा क्या चीज़ है? कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, दिन भर विचार विनिमय करता रहता है, इधर से उधर, एक दूसरे से आपस में सामंजस्य करता रहता है, समन्वय बनाता रहता है। तो ये जगह जगह जो अपन बोलते रहते हैं, विचार लिखकर कोई बोलकर प्रकट करता है, तो उसको ही अपन भाषा का रूप दे सकते हैं। इसके बाद जो शॉर्ट रूप आता है इसका, जो उपभाषा के नाम से जाना जाता है, जिसको बोली भी कहते हैं अपन, जो जगह जगह क्षेत्रों में बोली जाती है, क्षेत्रीय रूप। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसको बोली कहते हैं। तो भाषा, सबसे पहले मैं भाषा के बारे में, भाषा शब्द ध्यान से सुने। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। तुरंत आप नोट करते चलें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पुटअप कहाँ से होता है, क्वेश्चन कहाँ से उठता है। इसमें 2 अंक का क्वेश्चन होता है, बहुत नॉर्मलिटी क्वेश्चन आता है और उसको सब बच्चे आप तुरंत हल कर सकते हैं। इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके 2 अंक बिल्कुल आप अपने जेब में रख सकते हैं। इसलिए ध्यान देने की बात है, एकाग्रचित होकर पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। अब भाष धातु हमारे पास आ गया। भाष धातु का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान से सुने, भाष धातु का शाब्दिक अर्थ, भाष धातु का शाब्दिक अर्थ
व्यक्तवाणी। व्यक्तवाणी मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और विचार विनिमय इसके मन में हमेशा भाव विचार चलते रहते हैं एक दूसरे के प्रति। तो जो इसको ही अपन भाषा का माध्यम बना सकते हैं। ये आपको पता चल गया होगा कि भाष शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना हुआ है। भाष धातु का शाब्दिक अर्थ व्यक्तवाणी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ से पुट अप क्वेश्चन हो सकता है कि भाष शब्द किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्यक्तवाणी होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मुझे पता है। आगे देखते हैं कि भाष शब्द हमारा क्लियर हो गया। भाष शब्द का अर्थ आपको पता चल गया, शाब्दिक अर्थ पता चल गया, व्यक्तवाणी होता है। तो इस प्रकार अपन भाषा की परिभाषा निकाल सकते हैं। भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, लिखकर बता रहा हूँ, बोलकर प्रकट कर रहा हूँ। देखिए, जब व्यक्ति विचार विनिमय करता है, तो आपको पता होना चाहिए विचार विनिमय जो करता रहता है अपन का लिखित कर या मौखिक कर। विचार विनिमय का लिखित और मौखिक जो माध्यम होता है उसको अपन भाषा कह सकते हैं। बात समझ में आई? विचार विनिमय के लिखित या मौखिक माध्यम को भाषा कहते हैं। परिभाषा, विचार विनिमय के लिखित व मौखिक माध्यम को भाषा कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा और बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुने। मन के विचार, मन के भाव और विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। मन के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन जो होता है उसको भाषा कहते हैं। मन के विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, मुझे पता है कि विचार विनिमय के लिखित हुए मौखिक माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरी परिभाषा, अथवा अगर आपको याद नहीं है तो इसको भी याद कर सकते हैं। मन के विचारों को लिखकर, मन के भाव विचारों को लिखकर बोलकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। मन के भावों विचारों, यहाँ भावों व विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। अथवा एक परिभाषा और इसके, वाणी का व्यक्त रूप ही क्या कहलाता है, भाषा। वाणी की अभिव्यक्ति जो अपन करते हैं उसको भी भाषा अपन बोल सकते हैं। इसलिए ये परिभाषा आप नोट कर लें, विचार विनिमय के लिखित व मौखिक माध्यम को भाषा कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा, मन के भावों व विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। ये बात मुझे पता है कि आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। सबसे पहले मैं फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु का जो शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्त वाणी, जो अभिव्यक्ति अपन देते हैं, जो व्यक्त वाणी होती है। इसके बाद भाषा की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। विचार विनिमय के लिखित व मौखिक माध्यम को भाषा कहते हैं। विचार विनिमय, अपन विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे से विचार रखते हैं, तो जो उसका लिखित, या तो आप लिखित करो या मौखिक करो, वो ये जो माध्यम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। अथवा दूसरी परिभाषा, मन के भावों व विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई, आपने नोट कर लिया होगा। अब नोट बुक और पेन साथ लेकर बैठे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है 2 नंबर का टॉपिक है, 2 अंक का टॉपिक है। मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले।
अगर आपने ध्यान से पूरी जो भी लेक्चर होंगे मेरे आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में ही 2 अंक हमारे क्लियर होते हैं। क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन पुटअप कहाँ से होता है। अब आपको क्वेश्चन पुटअप कहाँ से हो सकता है कि भाषा की परिभाषा भी आ सकती है। यह भाषा की परिभाषा 1 नंबर का टॉपिक यहाँ से उठ गया, 1 नंबर का लिपि के आ गया, व्याकरण की परिभाषा आ गई। तो ऐसे ध्यान से आपको आगे चलते हैं अपन। ये तो ये आपकी भाषा की परिभाषा। इसके बाद देखते हैं अपन भाषा के प्रकार या रूप। भाषा के प्रकार व रूप, प्रकार कह लो या रूप कह लो। भाषा के प्रकार देखिए विद्वानों ने मुख्य रूप से तो 2 ही भेद बताए इसके। एक तो होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। दूसरा कौन सा होता है? लिखित। एक तीसरा होता है कुछ विद्वानों के अनुसार सांकेतिक होता है, परंतु मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। ध्यान रखना इस बात। मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मौखिक जब व्यक्ति मन के विचारों को, मन के भाव और विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करता है तो उसको अपन मौखिक रूप बोलते हैं। भाषा का कौन सा रूप बोलते हैं? मौखिक रूप बोलते हैं। और जब व्यक्ति अपने मन के भावों विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो उसको लिखित रूप बोलते हैं। तो इसको भी आप एक बार नोट कर लें, मौखिक रूप। भाषा के प्रकार 2 होते हैं, मौखिक और लिखित। फर्स्ट मौखिक। शॉर्ट में जितना चलेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। देखो रामायण रटन विद्या से कुछ नहीं होने वाला। रटने के लिए तो बाज़ार में बहुत पुस्तक पढ़ी हैं, परंतु क्लियरिटी, टॉपिक की क्लियरिटी होनी चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट हो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर हमको यहाँ से समझ नहीं आया, तुरंत मुझे थम्सअप चाहिए। आपसे थम्सअप लेना चाहता हूँ मैं कि आप वास्तव में ही वीडियो को देख रहे हैं, आप वास्तव में ही शेयर कर रहे हैं, वास्तव में आपको समझ में आ रहा है, तो मुझे पता चलेगा वास्तव में बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है। मौखिक रूप आपको मैं बता रहा था। मौखिक रूप जब मानव अपने, देखिए जब मानव अपने भावों व विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करता है तो वह भाषा का लिखित रूप, मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक रूप कहलाता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको यहाँ से कि मौखिक रूप तो आपको पता चलेगा मौखिक रूप होता क्या है। जब मानव अपने भावों व विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। परंतु ये बात आपसे पूछ ले कि मौखिक और लिखित रूप में से जो मूल रूप कौन सा है भाषा का, तो अपन किसको बताएंगे? मूल रूप है मौखिक। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, यह भाषा का मूल रूप, यह भाषा का मूल रूप होता है। यह भाषा का मूल रूप होता है। ये बात आपकी समझ में आएगी, मुझे पता है कि जब मानव, ध्यान से सुने, जब मानव अपने भावों व विचारों को मुख से बोलकर, यानी मुंह से बोलकर प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि जो मुख्य रूप कौन सा है, मौखिक। अब ध्यान से सुने, ये आपके क्लियर मौखिक रूप। इसके बाद चलते हैं अपन का लिखित रूप। लिखित नाम से पता चल रहा है आपको, जब मानव अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है, लिखित रूप। दूसरा है आपका
लिखित रूप। तो ध्यान से सुने, जब मानव अपने भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मुख्य रूप कौन सा है, मूल रूप जो बोलते हैं मौखिक, इसको कौन सा रूप बोलते हैं भाषा का? स्थायी। तो अपन लिख सकते हैं लिखित को कौन सा रूप बोलते हैं? स्थायी रूप। यह भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। आप नोट कर लें, मुझे पता है आप पेन कॉपी साथ लेकर बैठे होंगे और वीडियो को आप बैठकर देखें, सोते सोते नहीं, आराम से, नींद वाला काम नहीं करें। नींद आ जाएगी तो सब कुछ नींद में हो जाएगा। इसलिए लिखित रूप, जब मानव अपने भावों विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पता चल गया। मौखिक रूप, जब मानव अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करता है तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसको अपन मूल रूप भी कह सकते हैं। मूल रूप कौन सा होता है? मौखिक। और जो स्थायी रूप होता है वो लिखित। यहाँ तक बात आपकी क्लियर? मुझे पता है आपको समझ में आई होगी। थम्स अप करके आप मुझे बताएं, कमेंट करें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, डाउट हो तो आप तुरंत उसको कमेंट करके बताएंगे। इसलिए यहाँ तक आपकी चीज़ क्लियर है। मैंने भाषा का आपको, भाषा जो भाष धातु है, संस्कृत भाषा की भाष धातु से लिया गया है, उसका अर्थ आपको बताया व्यक्त वाणी होता है। परिभाषा आपकी क्लियर हो गई। विचार विनिमय के लिखित या मौखिक माध्यम को भाषा कहते हैं। या वाणी का व्यक्त रूप क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। इसके बाद आपका लिखित रूप। भाषा के दो प्रकार होते हैं, दो रूप होते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है 1 नंबर, ये ध्यान रखना। आप आया हुआ क्वेश्चन है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। ये बात ध्यान रखना। अब आपसे पूछ लेता है मौखिक रूप, मूल रूप कौन सा है? मौखिक। और स्थायी रूप कौन सा है? लिखित। ये बात ध्यान। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। ये तो ही आपकी भाषा। भाषा में ही अपन चलते हैं कि एक तो भाषा हो गई विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, आपको पता होता है भाषा का। उसके बाद भाषा का शॉर्ट रूप अपन लेते हैं तो बोली होता है, तो बोली भी इसके साथ में चलेगी। इसके बाद आता है बोली, जिसको अपन उपभाषा भी कह सकते हैं। उपभाषा बोली आपको पता है सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। ये बात ध्यान रखना भाई। भाषा, राजभाषा हिंदी विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। अपन के क्षेत्रीय भाषा, ग्रामीण देसी जो भाषा हैं उनको अपन बोली या उपभाषा कह सकते हैं। तो बोली की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप यानी क्षेत्रों में बटा हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में। अपन गांव कहते हैं ना, कहा भी गया है कि कोस कोस पे पानी बदले 5 कोस पे बानी। सुनी होगी आपने बात, कोस कोस पे पानी बदले 5 कोस पे बानी। बानी बदल जाती है, हर 5 कोस पे बानी बदल जाती है। अपन की भाषा जो चेंज हो जाती है बोली। इसलिए आपकी ये परिभाषा हुई, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये बात क्लियर? परिभाषा आप क्लियर? दूसरी परिभाषा और आपको मैं बता रहा हूँ इसकी,
ध्यान से सुने दूसरी परिभाषा, भाषा का सीमित, भाषा का सीमित अविकसित एवं आम बोलचाल वाला, एवं आम बोलचाल वाला, आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। भाषा का सीमित, अविकसित एवं आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। दोनों परिभाषा, भाषा की दो परिभाषा मैंने आपको बताई, पहले दो परिभाषा भाषा की बताई, दो परिभाषा इसके, क्योंकि एक याद नहीं रहती है छात्रों को, तो इसलिए आप दो परिभाषा, एक याद हो गई, एक सरल है, एक कठिन है, उसके हिसाब से आप अपना डिवाइडेशन आप खुद कर सकते हैं स्वयं को, कौन सी हमको याद करनी है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, अथवा भाषा का सीमित, अविकसित एवं आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। यहाँ तक बात आपकी क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, तो आप तुरंत आप परिभाषा लिख देंगे। भाषा आ गई आपको, भाषा किसे कहते हैं, एक नंबर का आपका क्वेश्चन आ गया, तुरंत विचार विनिमय के लिखित व मौखिक माध्यम को भाषा कहते हैं। ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। बोली आ गई, उपभाषा दे दी, आपको कन्फ्यूजन कर देता है कभी कभी, पता नहीं होता छात्रों को कोई बोली और उपभाषा क्या होती है। बोली वही होती है, उपभाषा भी होती है, वो देता है उपभाषा किसे कहते हैं, तो उपभाषा की परिभाषा भी वही है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं, बोली या उपभाषा कहते हैं। भाषा का सीमित, अविकसित व आम बोलचाल वाला रूप बोली या उपभाषा कहलाता है, उपभाषा कहलाता है। आपकी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का आपका टॉपिक चल रहा है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है, इससे ज़्यादा सरल आपकी हिंदी व्याकरण में 12वीं क्लास की व्याकरण में कंपलसरी हिंदी में नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखें। सबसे सरल टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक, आपका बहुत बहुत बड़ी कक्षाओं तक काम आने वाला टॉपिक है कि आपकी बोली क्षेत्रीय कौन कौन सी हैं हमारे कहाँ, आगे आपको बताएंगे क्लियर। चलते हैं, तो बोली आपको पता चल गया, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, भाषा का सीमित, अविकसित, आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। ये दोनों परिभाषा आपकी क्लियर हो चुकी हैं। आगे चलते हैं, आप थम्स अप करके मुझे बताएंगे कि आपकी समझ में कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। मुझे कमेंट चाहिए, जितने हो सके आप कमेंट दें, कमेंट देकर आप मुझे बताएं कि सर हमारे यहाँ से समझ में नहीं आया, आप पूछ सकते हैं तुरंत। इसके बाद आता है क्वेश्चन पुटअप। कहाँ से होता है, देखो ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन पुटअप आपका यहाँ से होता है। एक क्वेश्चन देता है कभी कभी, भाषा भाषा व बोली, भाषा व बोली में अंतर, भाषा व बोली में अंतर। मैंने आपको भाषा के साथ आपका वो विस्तृत रूप वो नहीं बताया था, कोई बात नहीं, अब आपको अंतर में बता दूंगा। उसको अंतर वो क्यों नहीं बताता, क्योंकि आपको अंतर, फिर अंतर में आपका वो क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने आपको अंतर क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। भाषा, ये क्वेश्चन आप बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, 2 अंक का, कि भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इधर की साइड आपको देखो एक सारणी बना देते हैं, इधर आप अपनी नोटबुक में डाल लें, इधर डाल लें भाषा, इधर डाल लें आप बोली। अब आपका अंतर स्पष्ट यहाँ पर होगा। पहला, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाषा एक व्यापक क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। आपको मैंने आपको पहले बात बताई थी, विस्तृत क्षेत्र में, और बोली एक सीमित क्षेत्र में, अविकसित क्षेत्र में बोली जाती है, उसको बोली कहते हैं। तो भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, पहला अंतर। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। इधर बोली का सीमित, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। एक अंतर क्लियर, ध्यान रखना। दूसरा अंतर, भाषा का मानक रूप होता है। भाषा का
मानक रूप होता है। बोली का मानक रूप नहीं होता है। दो अंतर आपके क्लियर। पहला है भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी विस्तृत क्षेत्र में। व्यापक को अपन विस्तृत भी बोल सकते हैं, इसको विस्तृत भी बोल सकते हैं, विस्तृत होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, अंतर क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आने लायक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट किया। पता नहीं, छात्र जानते नहीं है भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है। इस प्रकार व्याकरण को नहीं जानते, व्याकरण पढ़ना प्रारंभ करते हैं। व्याकरण होती क्या है? अरे जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान होता है उसको अपन व्याकरण कहते हैं। इसी प्रकार आपको भाषा का जो क्षेत्र होता है विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, पहला अंतर। दूसरा, भाषा का मानक रूप होता है, बोली का मानक रूप नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा अंतर मैं आपको लिख रहा हूँ। तीसरा अंतर ध्यान रखें कि इसमें साहित्य रचना होती है। भाषा में क्या होती है? इसमें साहित्य रचना होती है। इधर तीसरा, इसमें साहित्य रचना नहीं होती। इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, मुझे पता है क्लियर है। इसमें साहित्य रचना नहीं होती है, इसमें साहित्य रचना नहीं होती। चौथा अंतर आपके सामने, भाषा में व्याकरण एवं शब्दकोश होता है। भाषा में व्याकरण एवं शब्दकोश होता है, बोली में नहीं होता। बोली में नहीं होता है। भाषा में व्याकरण शब्दकोश होता है, बोली में नहीं होता है। अब ध्यान से सुने चारों अंतर, फिर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। भाषा का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक होता है, पहला अंतर। इधर बोली का अंतर अपन स्पष्ट करेंगे, से तुलना करेंगे। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, विस्तृत भाषा आपको नाम से पता चला, भाषा विस्तृत क्षेत्र में, बोली सीमित क्षेत्र में। दूसरा है आपका भाषा का मानक रूप होता है, यानी मान्य रूप। जो भाषा चली हुई आ रही है अपन का, जो भी शब्द है उसको अपन जैसा लिखते आ रहे हैं, उसका जो मानक रूप होता है। बोली का मानक रूप नहीं होता। इसमें साहित्य रचना होती है, इसमें साहित्य रचना नहीं होती। चौथा है भाषा में व्याकरण एवं शब्दकोश होता है, बोली में नहीं होता। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई, मुझे पता है। थम्स अप करके आप मुझे बताएंगे क्लियरिटी। अब देखो, मैं आपसे बार बार इस बात का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो पूरी देखें, और आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो, डाउट हो आपको कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसका आप विशेष ध्यान रखें। पेन कॉपी अपने साथ रखें, जो भी चीज़ें आपकी नोट करने की वो तुरंत नोट करें। मुझे पता है आपने नोट तुरंत कर लिया होगा। दोबारा से एक बार फिर देख लो। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का मानक रूप होता है, बोली का मानक रूप नहीं होता। इसमें साहित्य रचना होती है, इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। भाषा में व्याकरण एवं शब्दकोश होता है, बोली में नहीं होता। क्वेश्चन पुटअप यहीं से होता है, भाषा और बोली में अंतर। या तो आप नोटबुक उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसका बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। बोली की बात होगी, बोली की परिभाषा आपको पता चल गया। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। मैंने आपको बताया भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। ध्यान से देखें। हाँ, आगे आपको पता चला कि भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो गया आपका 2 अंक का, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे। ऐसे आप डायग्राम बना के आंसर आप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ, 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। इसका आप विशेष ध्यान रखें। आगे चलते हैं। बोली आपको पता चला बोली क्या होती है, क्षेत्रीय रूप होता है भाषा का एक। आगे बोली, एक बात तो ध्यान रखना कि हमारी जो भाषा है, राज्य भाषा आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, हिंदी।
हमारी जो राजभाषा है हिंदी है। अगले लेक्चर में आपको हम बोली, आज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका इतना ही। अगला लेक्चर आपका कल ऑनलाइन क्लासेज होगी तो आपको बोली के बारे में और बताएंगे, बोली की परिभाषा, बोली का अंतर आपको मैंने बताया। आगे बोलियां बताएंगे कौन कौन सी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, आगे लेक्चर में आपको हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।